प्रीवियस सेशन, अगर कोई भी इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो, स्टार्ट हम आज डाटा एनालिसिस से लेंगे कि एसपीएसएस के थ्रू हम बेसिकली डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब भी हम डाटा एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। हमने डिसाइड करना होता है कि अब जब हम अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं तो वो हम उस पर कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम लगाएंगे जिससे हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे और हमारा जो रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है। तो हम अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास टू टाइप्स की यहाँ पर आ जाती है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। लास्ट सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन थी कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने वो टेस्ट लिख दिए हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो तमाम सिंपल टाइप के स्टैटिस्टिकल टेस्ट आते हैं जो कि डेटा को सिर्फ प्रेजेंट करने में और डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल हो गए, क्रॉस टेबल्स हो गए। क्रॉस टेबल कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सॉरी, लाइन ग्राफ, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। फिर हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस हो जाती है। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, नॉर्मेलिटी टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर एंड कोरिलेशन है। ये तमाम टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है डाटा पर, ये डिपेंड करता है हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर और हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे कि हमारे वेरिएबल किस टाइप के हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या न्यूमेरिकल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कैटेगोरिकल यानी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल, क्योंकि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल की एनालिसिस करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब भी हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल टाइप के वेरिएबल को की एनालिसिस करनी हो, उसकी प्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले हम पास फ्रीक्वेंसी आती है। अब जितने भी रिसर्च पेपर देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हर रिसर्च पेपर में जो एनालिसिस होती है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से शुरू होती है। यानी सबसे पहले डेमोग्राफिक एनालिसिस के टेबल्स बने होते हैं, तो यही हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ हमें काउंट बताती है, यानी अगर हम हमारे डाटा में कितने मेल जेंडर के रिस्पोंडेंट है, कितने फीमेल जेंडर के रिस्पोंडेंट है, एज कैटेगरीज क्या है, ये सब हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू फाइंड करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कैसे करते हैं एसपीएसएस में, इसके स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है। ये स्टेप्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्लाइड्स आप लोगों के पास है। अगर बाद में भी आपको कभी डाटा एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की जरूरत हो तो आप लोग यहाँ से इसके स्टेप्स देख सकते हैं। मैं आपको डाटा के थ्रू फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा सेट है, ये डाटा सेट है। अच्छा, ये डाटा जो है ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। इसमें पेशेंट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, उनकी एज क्या है, जेंडर, एजुकेशन, किस वार्ड में वो आए हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, और फिर उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड फाइंड किया गया है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम से सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। ये इस रिसर्च डाटा में फाइंड किया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए स्टेप्स हमारे पास ये है। यहाँ पे आपको मेन्यू बार में एसपीएसएस के एनालाइज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास सबसे जो सेकंड ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, डिफरेंट ऑप्शन आ गए। यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसीज पर क्लिक करना है। फ्रीक्वेंसीज पर क्लिक करेंगे, जितने भी नॉमिनल वेरिएबल है जैसे जेंडर है आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, एजुकेशन की कर सकते हैं, वार्ड की कर सकते हैं कि वो सर्जिकल वार्ड अटेंड कर रहे हैं या वो मेडिसिन वार्ड अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ से आप उनकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन भी देख सकते हैं कि उनकी यानी वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, कितने परसेंट पेशेंट सेटिस्फाइड है, कितने परसेंट पेशेंट डिससेटिस्फाइड है। यहाँ से हम, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, एसपीएसएस में ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि ये चेक्ड हो तभी आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओके, आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गए हैं। हर एक
वेरिएबल से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास जो टेबल आया है वो जेंडर का आ रहा है। जेंडर में हमारे पास देखें तो टोटल डाटा जो है पेशेंट हमने 384 पेशेंट से डाटा लिया था। इसमें से 170 मेल थे और 214 फीमेल थे। परसेंटेज अगर हम देखें तो 44% हमारे पास मेल आ रहे हैं एंड 55.7% हमारे पास फीमेल आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट हमारी फीमेल थी। इसी तरह एजुकेशन लेवल हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट की एजुकेशन नेल है 283, कुछ की स्कूलिंग है। इंटरमीडिएट के हमारे पास 36 आ रहे हैं जो कि 9.4% है। इसी तरह मेडिसिन एंड एलाइड के पेशेंट जो हमने लिए हैं अपनी स्टडी में तो वो 313 है और सर्जरी एंड एलाइड के 71 है। अगर हम सेटिस्फेक्शन देखें तो हमारे पास 202 पेशेंट ऐसे थे, यानी 52% पेशेंट का जो रिस्पांस था वो डिससेटिस्फाइड था, यानी वो हेल्थ केयर सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे। 182 यानी 47.4% सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी नॉमिनल वेरिएबल को हमारे डाटा के अच्छा, जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च से रिलेटेड तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक के क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, एज, जेंडर, एजुकेशन, वार्ड, ये सारे डेमोग्राफिक रिलेटेड है। मोस्टली हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं उसका हम फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसपीएसएस के स्टेप्स, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो वो है क्रॉस टैब का। क्रॉस टैब एक बहुत ये भी फ्रीक्वेंसी टेबल ही है, लेकिन क्रॉस टैब दो कैटेगरीज की आपस में कंपैरिजन करके बता देता है। तो क्रॉस टैब थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की हमारे पास एनालिसिस हो जाती है। वो दो वेरिएबल्स में इंटरेक्शन और उसकी फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करके बताता है हमें। यहाँ पे इसके एसपीएसएस स्टेप्स मेंशन है, आप लोग यहाँ से इसके स्टेप्स देख सकते हैं। मैं आपको एसपीएसएस के थ्रू करके बताती हूँ कि हम क्रॉस टैब किस तरीके से फाइंड करते हैं। सेम वही डेटा सेट हम लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जेंडर का और सेटिस्फेक्शन का, ये जो हमने सेटिस्फेक्शन का आपस में क्रॉस टैब फाइंड करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस जेंडर के लोग कितने सेटिस्फाइड थे, कितने डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, ऑप्शन इसका हमारे पास ये है कि मेन्यू बार से अगेन आपने एनालाइज की तरफ जाना है। अच्छा, एसपीएसएस में आपने जितनी भी एनालिसिस करनी है तो वो एनालाइज के ऑप्शन में ही सारी की सारी मौजूद है। ठीक है, एनालाइज के बाद अगेन ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, यहाँ से आपको फोर्थ ऑप्शन क्रॉस टैब का नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसमें आपके पास रोज एंड कॉलम आ रहे हैं। रोज में आपने मोस्टली जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे जेंडर हो गया तो वो हम रोज में शिफ्ट करते हैं। मोस्टली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम रोज में रखते हैं, तो हमारी एनालिसिस ज्यादा अच्छे तरीके से की जाती है। कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता, आप कॉलम में भी रख सकते हैं, लेकिन रोज में वो ज्यादा अच्छा लगता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, उसे हम ले जाते हैं कॉलम में। यहाँ से आप जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, सेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप परसेंटेजेस इसकी देख सकते हैं। अगर आप परसेंटेजेस भी फाइंड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ दें। परसेंटेजेस आपने देखनी है, रोज एंड कॉलम पर आप क्लिक कर लें, कंटिन्यू। यहाँ से आप क्लस्टर बार चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वो नहीं बनाते, और ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है क्रॉस टैब। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जेंडर मेल एंड फीमेल आ रहा है और आपके पास कॉलम में डिससेटिस्फाइड एंड सेटिस्फाइड आ रहा है। अब हम मेल में देखें तो 98 मेल हमारे पास मेल का रिस्पॉन्स डिससेटिस्फाइड था और 72 मेल का रिस्पॉन्स हमारे पास सेटिस्फेक्शन में आ रहा है। इसी तरह फीमेल में हम और साथ में आपके पास इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। फीमेल में हम देखें तो 104 पेशेंट का जो रिस्पॉन्स था वो डिससेटिस्फेक्शन में था और 110 का रिस्पॉन्स हमारे पास सेटिस्फेक्शन में था। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो हमारा था क्रॉस टैब। इस तरीके से हम क्रॉस टैब यानी दो कैटेगरीज की कंबाइन कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंपल बार चार्ट है और मल्टी क्लस्टर बार चार्ट है। ठीक है,
हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स हमारे पास होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगर हम देखें तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आपस में कंपैरिजन करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होती है, टेबल ज्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि उसमें एग्जैक्ट नंबर मेंशन होता है, ठीक है। जबकि अगर हम ये चार्ट्स देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है एज कंपेयर टू टेबल के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेजेस के बेसिस पर हम बनाते हैं और परसेंटेजेस में हमारे पास मोस्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो चार्ट्स होते हैं वो हमारे जो रिजल्ट का सेक्शन होता है उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो चार्ट इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखें और उसकी आप डेटा एनालिसिस करें तो उसमें जरूर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक या दो होनी चाहिए, ताकि आपके जो एनालिसिस का सेक्शन है वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि जो डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कलरफुल होती है तो अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बार चार्ट के हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपने ग्राफ सेलेक्ट करना है, लेगेसी डायलॉग, फिर आपके पास फिर बार सेलेक्ट करना है, फिर आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, सेलेक्ट द वेरिएबल फॉर विच यू विश टू क्रिएट अ बार चार्ट एंड मूव इट into the category access box, select title to add a title, click continue after you have added a title, click OK और आपका बार चार्ट बन जाएगा, ठीक है। ओके इसको हम SPSS के थ्रू देखते हैं। इसी डेटा सेट को ओपन करते हैं और हम जेंडर का और सेटिस्फेक्शन लेवल का बार चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास क्या थे? आपने ग्राफ सेलेक्ट करना है, लेगेसी डायलॉग सेलेक्ट करना है, लेगेसी डायलॉग के बाद आपके पास के बार का ऑप्शन आ रहा है, बार का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास सिंपल बार चार्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, क्लस्टर का भी आ रहा है। सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे, जो डेटा इन चार्ट आर, जो ऑप्शन क्लिक है उसको क्लिक रहने दे, ठीक है। समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस, इसको इसी तरीके से चेक रहने दे। डिफाइन वेरिएबल पर क्लिक करेंगे। अच्छा, कैटेगरी एक्सेस पर हमने लेना है जेंडर को, ठीक है। इसको कैटेगरी एक्सेस, अच्छा देन हमने ओके, देन हम लेंगे यहाँ से आप सेटिस्फेक्शन लेवल को ले लेंगे, ये ओवरऑल सेटिस्फेक्शन परसेंटेज ऑफ केसेस। यहाँ से आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हम टाइटल ऐड नहीं करते, ओके प्रेस करेंगे और ये हमारे पास चार्ट आज बन जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई है जेंडर की और सेटिस्फेक्शन लेवल की। यहाँ से हम देखें तो फीमेल में सेटिस्फेक्शन लेवल अबव 50% आ रही है और मेल में हमारे पास बिलो 50% आ रही है। हम कह सकते हैं कि 45% तक आ रही है। तो ये हमारे पास था सिंपल बार चार्ट। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप नोट करते जाएं, फिर हम कैटेगोरिकल डेटा एनालिसिस के बाद उन क्वेश्चंस को लेंगे। ओके, सिंपल बार चार्ट के बाद है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट, सॉरी क्लस्टर बार चार्ट। क्लस्टर बार चार्ट मल्टीपल बार चार्ट ही होता है बेसिकली हमारे पास। अच्छा, क्लस्टर बार चार्ट की यहाँ पे हमारे पास मेंशन है स्टेप्स। आपने वही लेगेसी डायलॉग पर क्लिक करना है, बार आएंगे, क्लस्टर एंड समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस, डिफाइन, click define and then select the variable you wish to display on horizontal axis and move it to the category axis. Select the second variable and move it to the define cluster box. Select your desired option under bar represent और select the title, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये आपके पास मेंशन है। आप इसको जब भी आपने एनालिसिस करनी हो आप इसको देख सकते हैं। हम SPSS के थ्रू इसकी एनालिसिस देखेंगे। तो हम अपना डाटा ओपन करते हैं। ओके, यहाँ से अगेन हम ग्राफ पर क्लिक करेंगे, लेगेसी डायलॉग पर क्लिक करेंगे, बार पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लस्टर बार चार्ट भी और स्टैक्ड बार चार्ट दोनों के जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास सेम है। क्लस्टर ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है मेरे ख्याल में स्टैक से, तो क्लस्टर हमारे डाटा को अच्छे से डिफाइन करता है। तो इन दोनों में अगर आपने कंपेरिजन करनी हो तो क्लस्टर ज्यादा बेस्ट है। डिफाइन वेरिएबल पर क्लिक करेंगे। जिन वेरिएबल को आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेना है, हम जेंडर को ले लेते हैं, ठीक है।
और डिफाइन क्लस्टर बाय क्लस्टर आपने जिससे रिप्रेजेंट करने हैं, फॉर एग्जांपल हम वर्ड ले लेते हैं या हम एजुकेशन ले सकते हैं, या हमने यहाँ पर एज कैटेगरीज भी बनाई हुई है, एज कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एज कैटेगरी डिफाइन क्लस्टर बाय हो जाएगा। और नेक्स्ट हम परसेंटेज ऑफ, अच्छा अदर स्टैटिस्टिक्स में हम यहाँ पर अगेन सेटिस्फेक्शन लेवल को, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को इंटर करते हैं, और परसेंटेज ऑफ केसेस में हम इसको डिफाइन करते हैं। देन हम ओके, तो ये हमारे पास आ गया है क्लस्टर बार चार्ट। ठीक है, आपके पास मेल एंड फीमेल और इनकी आपके पास एजुकेशन लेवल आ रहा है कि किसका क्या एजुकेशन लेवल है। यहाँ पे जो लेजेंड्स है वो इसको डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर परसेंटेजेस इंटर करनी है या इसके कलर चेंज करने हैं, तो इसके लिए तरीका ये है, आपको ये कलर पसंद नहीं है, कलर चेंज करने हैं, बार का साइज चेंज करना है, तो उसके लिए ये तरीका ये है कि आपने ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये ग्राफ जो नजर आ रहा है, इस ग्राफ पर आप डबल क्लिक करेंगे। इस ग्राफ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आप देखें तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसकी लेंथ, या आपने टेक्स्ट ऐड करना है डिफरेंट बार पर, तो आप टेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। यानी डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो एडिटिंग आपने करनी हो आप कर सकते हैं। तरीका इसका ये है कि आपने इसी ग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ से आप इसको इस पे ऐड टाइटल भी ऐड कर सकते हैं और इसके परसेंटेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रेफरेंस लाइन अगर आपने ऐड करनी हो, लेजेंड आपने हाइड करने हो, ग्रिड लाइन आपने ऐड करनी हो, यानी जो भी आपने ऐड करना है, ऐड टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करने हो, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बनाने के ऑप्शन है कि एसपीएसएस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने का तरीका ये है, पाई चार्ट अगर हमने, हमारे पास कैटेगरीज बहुत ज्यादा ना हो तो उस सिचुएशन में हम पाई चार्ट बनाते हैं। अच्छा, पाई चार्ट बनाने का तरीका ये है कि हमने क्लिक ग्राफ लेगेसी डायलॉग, पाई पर क्लिक करना है, समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस, डिफाइन, डिफाइन, क्लिक रीसेट, रिकमेंडेड जरूरी नहीं है कि आप करें, मूव द वेरिएबल फॉर विच यू आर क्रिएटिंग अ पाई चार्ट इनटू द डिफाइन स्लाइस बाय बॉक्स, सेलेक्ट योर डिजायर ऑप्शन अंडर स्लाइस रिप्रेजेंट, सेलेक्ट टाइटल टू ऐड टाइटल। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। एसपीएसएस में इसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो हम वही डाटा ओपन करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे ग्राफ में, लेगेसी डायलॉग में, देन हम पाई पर क्लिक करेंगे। पाई पर क्लिक करने के बाद समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस को इसी तरीके से रहने देना है। डिफाइन वेरिएबल, डिफाइन स्लाइस बाय, तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है एज कैटेगरीज को ऐड कर देते हैं, या हम जेंडर को भी ऐड कर सकते हैं जो आपको, जिसके लिए आप बनाना चाहें। ठीक है, यहाँ पर बस सिंपली आप परसेंटेज ऑफ केसेस कर देते हैं, देन ओके, तो ये आपके पास आ रहा है पाई चार्ट। ठीक है, इसी पाई चार्ट में अगर आपने एडिटिंग करनी है, इसी पर आप डबल क्लिक करें और जो एडिटिंग आप करना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसका आपने डिजाइन चेंज करना है तो डिजाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ये डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर आप चेंज कर सकते हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, और अगर आपने परसेंटेजेस ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पाई चार्ट, किस तरीके से हम एसपीएसएस में बनाते हैं।
ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ये बिल्कुल बेसिक टाइप की एनालिसिस थी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। एनी क्वेश्चन? मैम अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया चैट में। अगर सही है, किसी का ठीक है, क्वेश्चन है तो ओके आप बिल्कुल। चैट में पूछे। अगर चैट में नहीं पूछते तो हैंड रेस करें, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। मैम आप ओके, ये कंटिन्यू बिल्कुल करें हमारे जब। पास बेसिक एनालिसिस थी। जी ओके, जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल कंटीन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, जितनी भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस होती है वो मोस्टली न्यूमेरिकल और कंटीन्यूअस टाइप के वेरिएबल्स की ही होती है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल है। वैसे कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए भी एडवांस स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो फिर बहुत ही हाई लेवल की एनालिसिस हो जाती है जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बेसिक्स लेवल में हम यही एनालिसिस कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस वेरिएबल की एनालिसिस हम एसपीएसएस के थ्रू कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपने कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है वेरिएबल पर तो उसके लिए कुछ जो हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है या न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है उसकी एनालिसिस मोस्टली हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी हम यूज करते हैं लेकिन मोस्टली हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की एनालिसिस करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले जो मेन कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें है हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का कंसेप्ट। ये कुछ वर्ड हैं, जब भी आप रिसर्च लिखने का आपका एम हो और आप लिटरेचर सर्च करें तो ये वर्ड्स आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा, पी वैल्यू, ये तकरीबन हर रिसर्च पेपर में ये वर्ड यूज हुए होते हैं। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये हम क्यों यूज करते हैं ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर हमने इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करनी है तो उसके लिए इन कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास आता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का वर्ड तो आपने हर जगह सुना होगा, कहीं पर भी आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करना है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने सुना होगा। यानी जितने भी हमारे पास रिसर्च पेपर में आप कंक्लूजन का सेक्शन देखिए, रिजल्ट का सेक्शन देखिए, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का वर्ड बहुत ज्यादा उसमें यूज हुआ होता है। ये है क्या? इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉल विद एन स्पेसिफाइड रेंज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं वो सैंपल डेटा के बेस पर करते हैं। अब सैंपल का हमने कहा था कि सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव और स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। अब सैंपल जितना भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाए लेकिन वो होता पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट ही है। अब जब स्मॉल पार्ट होता है तो उसके बेसिस पर जो हम एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस 100% करेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। जरूर उसमें कोई ना कोई एरर होता है। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी रिजल्ट होते हैं वो कभी भी 100% ट्रू नहीं होते। 100% ट्रू इसलिए नहीं होते कि हम एनालिसिस सैंपल के बेस पर कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बेस पर नहीं कर रहे। हम सैंपल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इजी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और फाइनेंशियली भी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो हम कुछ इतने यानी हम एक लार्ज पॉपुलेशन को एक स्मॉल सैंपल के बेस पर एस्टिमेट करते हैं कुछ एरर को एफोर्ड करके, ठीक है। अब वो एरर जो है हमारे पास हम जितने भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यानी वो एरर हमारे पास 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन वो एरर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी। यानी हमारी कोशिश यही होती है कि वो एरर कम से कम आए, लेकिन बहुत ज्यादा हम उसको कम इसलिए नहीं करते क्योंकि जितना आप एरर को कम करना चाहें उतना ही आपके पास सैंपल साइज इंक्रीज होता है। जहां पर हमारे हमारे पास कंस्ट्रेन आ जाती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी हो सकती है, एथिकल कंस्ट्रेन भी हो सकती है, हम सैंपल साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे सैंपल डेटा से जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स हमारे पॉपुलेशन को यानी ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यूज करते हैं
जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो 95% है। आप 97%, 93%, 97%, 99% भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सैंपल साइज बहुत ज्यादा लेना होता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम 90% भी ले सकते हैं, लेकिन 90% के बेस पर जो एस्टिमेशन हमारे पास आती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग एस्टिमेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। 90% से हम कम की तरफ नहीं जाते, फिर हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एरर आ जाता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ चांस होता है हमारे पास। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है, यानी वो प्रोबेबिलिटी है जो कि हमें ये बताती है कि जो हमारा सैंपल डाटा है वो हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने में कितना सक्सेसफुल रहा है। यानी इस सैंपल डाटा से जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो हम उस पर हम 95% कॉन्फिडेंट होंगे कि वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 99% होंगे या 90% होंगे। तो जब भी हमने अपनी एनालिसिस स्टार्ट करनी होती है, जब भी हम अपना रिसर्च का प्लान बनाते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, साइनॉप्सिस बनाते हैं, उस वक्त ही हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को सैंपल साइज के बेस पर स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस जो रिसर्च होती है उसका प्लान नंबर 1 यही होता है हमारे पास कि हमने सैंपल साइज कितना लेना है, और सैंपल साइज और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम इसे देखते हैं। इन अ क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन द एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर, researcher might aim for a 95% level of confidence. This means that they are 95% confident that the true population reduction in blood pressure among patients treated with the new drug lies within the calculated confidence interval, ठीक है। अगर एक रिसर्चर ने अपने प्लान में 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ सैंपल साइज को सेलेक्ट किया है, और वो अपने पेशेंट को यानी अपने सैंपल साइज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ग्रुप ए को वो ड्रग ए दे रहा है, या ग्रुप बी को वो ड्रग बी दे रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसने जो सैंपल साइज ले लिया है, यानी जो पेशेंट ले लिया उनको वो एक ड्रग दे रहा है, ठीक है। अब वो ड्रग जो है किस चीज के लिए है? बीपी कम करने के लिए है। अब फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट को वो ड्रग दे रहे हैं, ठीक है। अब इन 10 पेशेंट से जो बीपी में रिडक्शन होगी वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम उसको ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये जो बीपी में रिडक्शन आई है, फॉर एग्जांपल 10% रिडक्शन आई है, 10 mmHg की रिडक्शन आई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल रिडक्शन होगी इस ड्रग के यूज से पॉपुलेशन में वो 10 mmHg के साथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा सैंपल साइज कितना रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन पे, और उस सैंपल के बेस पर जो एस्टिमेशन होगी वो पॉपुलेशन को किस हद तक रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। जब भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली क्या है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेक इन्फरेंसेस और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग 2 कंपीटिंग हाइपोथेसिस। जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी हो तो हम मोस्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम कोई भी यानी हम सैंपल को एनालाइज करने से पहले हम एक हाइपोथेसिस बना देते हैं, और फिर उस सैंपल के बेस हम सैंपल कलेक्शन करते हैं। हाइपोथेसिस हम प्रपोजल लिखते हुए ही बना देते हैं, ठीक है। फिर हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हम चेक कर उस सैंपल के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या गलत है। अब हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और एक को हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस भी होता है। नल हाइपोथेसिस को मोस्टली हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेट को HA से। नल हाइपोथेसिस मींस हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट डिफॉल्ट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम मोस्टली किसी भी आर्गुमेंट को स्टार्ट करने के लिए लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट होता है। यानी हम ये कहते हैं कि जो 2 ग्रुप्स है उसमें कोई रिलेशन नहीं है,
जो ड्रग्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी ड्रग ए और ड्रग बी में कोई डिफरेंस नहीं है, हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट होता है, ठीक है। व्हाट वी एज्यूम यानी अच्छा, और नल हाइपोथेसिस बेसिकली है क्या, व्हाट वी एज्यूम इज ट्रू टू बिगिन विद, टिपिकली दैट देयर इज नो डिफरेंस, इफेक्ट, रिलेशन एटसेट्रा, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा मेनली रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, एक रिसर्चर को जो इंटरेस्ट होता है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ही होता है। Alternate hypothesis means what we aim to gather evidence of, typically that the relationship exists between variables, ठीक है। यानी अगर हमारा null hypothesis ये है कि there is no difference or no relationship between variables, तो alternate hypothesis ये होता है कि relation exists between variables। अगर null hypothesis ये है कि there is no difference between drug A and drug B, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ड्रग ए और ड्रग बी, या हम ये कह सकते हैं ड्रग ए इज मोर बेटर देन ड्रग बी, या ड्रग बी इज मोर बेटर देन ड्रग ए, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस अब हम बनाते इसको किस तरह है ना, तो नल हाइपोथेसिस तो आपने खुद से बना देना है क्योंकि ये तो हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कहाँ से बनाते हैं, ये मोस्टली हम लिटरेचर सर्च करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं, वहां से ही हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना होता है। ओके, अब हमने डिसीजन कैसे करना है हाइपोथेसिस, यानी हमने दो हाइपोथेसिस बना तो लिए हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। हमारे पास डाटा भी मौजूद है, हमने डाटा के थ्रू एसपीएसएस टेस्ट भी लगा दिए। अब हमने डिसीजन कैसे लेना है कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या अल्टरनेट को करना है, हमारा डाटा किस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, मेन चीज इस चीज को समझना है, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, we test the hypothesis based on sample data collected from the population by using the concerned statistical test, ठीक है। statistical test के बेस पर आपने देखना है कि आपका डाटा किसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब उस डाटा के बेस पर हम पी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। पी वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल डेटा। अब पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे। हमारा काम ये है कि एसपीएसएस जब हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है तो उस पी वैल्यू के बेस पर हमने डिसीजन कैसे लेना है, हम सिर्फ इस चीज को समझेंगे, क्योंकि एज अ मेडिकल रिसर्चर आपका काम इस चीज के साथ है। पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे आई है, और ये किस तरीके से बताती है कि केवल हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस से बेस्ट है, इन चीजों में हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ डिसीजन देखना है कि पी वैल्यू बता क्या रही है, कि कौन सा टेस्ट कौन से हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट करना है और कौन से को रिजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब पी वैल्यू हम हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज कर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बेस्ड पर पी वैल्यू हमारे पास आती है। फिर उस पी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल के साथ, जिसको हम मोस्टली 0.05 लेते हैं, 5% लेते हैं। अगर हम एसपीएसएस की बात करें तो एसपीएसएस बाय डिफॉल्ट इसको 0.05 ले लेता है, यानी 5% ले लेता है। इट्स मीन कि हम यानी हमने जितने भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, इससे पहले हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन किया था कि हम उसको मोस्टली 95% लेते हैं। इसी तरह पी वैल्यू को भी हम मोस्टली सिग्निफिकेंस लेवल 5% के साथ कंपेयर करते हैं। 1% के साथ भी कर सकते हैं, 5% के साथ भी कर सकते हैं, 10% के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5% है वो ज्यादा बेस्ट है। 1% हमारे पास बहुत ज्यादा, यानी अगर हम 1% के साथ करें एनालिसिस कंपैरिजन तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। जो हाइपोथेसिस सही है उसको गलती से रिजेक्ट करने के चांसेस हमारे पास कम होते जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस सिचुएशन में हमारा सैंपल साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में 5% हमारे पास ज्यादा ठीक और सुटेबल डिसीजन है। अच्छा, जब हम पी वैल्यू जो कि हमारे पास जो हमने टेस्ट यूज किया है उसके बेस पर हमारे पास जनरेट हुई है, उसको हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। यानी हम ये जितनी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं वो नल हाइपोथेसिस के बेस पर करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस खुद ब खुद ही हमारे पास
रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, इट्स मीन हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस खुद ब खुद हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पर डिसीजन लेने। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये क्या है? इट इज अ मेजर दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जो हमारे हमने सैंपल, यानी हाइपोथेसिस तो हम एडवांस में बना लेते हैं ना, जब हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे होते हैं। अब हाइपोथेसिस तो हमने बना लिया है, फिर हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा जो हमने कलेक्ट कर लिया उसको हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के एनालाइज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो हमने एनालिसिस की है, डाटा हमें क्या बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस सही है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू आती है जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है। तो पी वैल्यू क्या है? इट इज अ मेजर दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे पास हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट होता है ना, इसलिए हम इसी के बेस पर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आर्गुमेंट को स्टार्ट करने का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो पी वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे पास जो एविडेंस आई है सैंपल डाटा के बेस पर, वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी यानी वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है या उसके अगेंस्ट है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है या उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो पी वैल्यू बेसिकली ये होती है जो कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस बताती है कि एविडेंस जो सैंपल जो डाटा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। It is the probability of obtaining test result at least as extreme as the observed result, assuming that the null hypothesis is true, ठीक है। यानी जितने भी हम ये बात याद रखें कि जितने भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, लेकिन हम आर्गुमेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं एक मेडिकल एग्जांपल तो ये नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल नल हाइपोथेसिस को समझने के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। एग्जांपल हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल एक आदमी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको देखने के लिए कि इसने क्राइम किया है या नहीं, ये क्रिमिनल है या नहीं है। तो जज ये बंदा क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो शुरू से ही समझ लेगा कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो वो जितने भी एविडेंस लेगा तो यानी वो उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में जब भी एक बंदा अदालत में पेश होता है, तो उसके बारे में assumption यही होती है कि ये इनोसेंट है। फिर हम एविडेंस को देखते हैं, जज जो है वो एविडेंस लेता है, उसके खिलाफ भी एविडेंस सुनता है और उसके हक में जो एविडेंस होते हैं वो भी सुनता है। सारे एविडेंस जब वो सुन लेता है, तो फिर वो कंक्लूजन की तरफ आता है कि ये बंदा इनोसेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस ये होता है कि ये बंदा इनोसेंट है, इसने कोई क्राइम नहीं किया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे ये होता है कि ये बंदा इनोसेंट नहीं है, ठीक है, इसने क्राइम किया है। लेकिन हम आर्गुमेंट स्टार्ट कहां से कर रहे हैं और हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? एज्यूम हम नल हाइपोथेसिस ही करते हैं कि ये बंदा इनोसेंट है। फिर हम एविडेंस लेते हैं और एविडेंस देखते हैं कि एविडेंस किस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है। जिस हाइपोथेसिस को एविडेंस सपोर्ट करता है उस और जिस एविडेंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसी एविडेंस को हम ले लेते हैं। अब चाहे वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे, एज अ रिसर्चर हमारा काम सिर्फ उसको डिस्क्राइब करना है और बताना है कि एविडेंस जो थे वो कौन सा हाइपोथेसिस को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी पी वैल्यू है। नेक्स्ट हम अच्छा, अब हम पी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करते हैं एसपीएसएस के थ्रू। और अगर एसपीएसएस नहीं कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिर भी इसका तरीका यही है। अच्छा, पी वैल्यू हमारे पास टू टाइप की आती है, एक लो पी वैल्यू है, एक हाई पी वैल्यू है। लो पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू यानी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अल्फा से हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्निफिकेंस लेवल को, ठीक है, जो कि हम मोस्टली हम 5% लेते हैं, 1% भी ले सकते हैं और हम 10% भी ले सकते हैं।
यही वैल्यूज हम इसकी लेते हैं। अच्छा, लो पी वैल्यू यानी अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू सॉरी पी वैल्यू लेस या इक्वल हो अल्फा से, यानी सिग्निफिकेंस लेवल से, जो कि मोस्टली हम 5% लेते हैं, 0.05 लेते हैं। इट्स मीन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस लीडिंग टू इट्स रिजेक्शन। ठीक है, अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम आ रही है और अल्फा हमारे पास क्या है 0.05 है, अगर आपकी पी वैल्यू जो कि सैंपल के बेस पर आपने कैलकुलेट की है वो लेस देन 0.05 हो, इट्स मीन के नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एविडेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है क्योंकि एविडेंस उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आपकी पी वैल्यू हाई है यानी ग्रेटर आ रही है अल्फा से, अल्फा मीन सिग्निफिकेंस लेवल जो कि हम 0.05 पाते हैं, इट्स मीन के इंडिकेट्स वीक एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस लीडिंग टू इट्स रिटेंशन। इट्स मीन कि आपके जो सैंपल डेटा एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट वो वीक है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस सिचुएशन में आपने अल्टरनेट को रिजेक्ट कर देना है और नल हाइपोथेसिस को अपने पास रख लेना है, उसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इफ पी वैल्यू लेस देन 0.05 reject the null hypothesis, if p value greater than 0.05 सॉरी यहाँ पे फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 0.05 ले, ये डिपेंड करता है कि आपके सैंपल साइज को, कि आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करते हुए इसको क्या लिया है। ठीक है, सैंपल साइज आपका ज्यादा है कम है, आप क्या लेना चाहते हैं, ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, या अब तक मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टेस्ट की तरफ चलेंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट की तरफ। मैम अभी तक चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो अभी मैं हैंड रेस करें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। मैम किसी ने जी चैट में नो क्वेश्चन मैम, आप आगे जा सकती हैं। ओ, ठीक है, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। देखिए, जब भी आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा और आपने उसकी एनालिसिस करनी होगी तो जरूरी है कि आप उसकी नॉर्मेलिटी चेक करें। अगर आपने नॉर्मेलिटी चेक नहीं की और उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर दिया तो ये आपकी जो एनालिसिस है वो तमाम की तमाम गलत है। आप उसके यानी आपने जो एनालिसिस की है वो गलत है, उसके बेस पर जो आप कंक्लूजन बना रहे हैं वो भी गलत है, जो डिस्कशन लिख रहे हैं वो भी गलत है। आप देखिए, जो आपकी डेटा एनालिसिस होती है वो आपकी रिसर्च का इम्पोर्टेंट वर्क होता है, वो आपका ओरिजिनल वर्क होता है। बाकी आप जो रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, वो आपका काम नहीं है, वो किसी और का काम है, आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो आपका काम है वो आपकी मेथोडोलॉजी है, वो आपकी डेटा एनालिसिस है, ये आपका ओरिजिनल वर्क है। तो आपके ओरिजिनल वर्क में ही अगर कोई बिल्कुल बेसिक लेवल के इश्यूज होंगे, इट्स मीन आपके ओरिजिनल वर्क पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप जब भी आप कंटिन्यूस, देखिए आप जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स तो हमारे पास जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल की एनालिसिस टेस्ट नॉर्मेलिटी चेक किए बगैर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकते, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या चाहे वो इन्फ्रेंशियल हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी बेसिकली है क्या, बिफोर गोइंग टुवर्ड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा इट इज नेसेसरी टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। इफ द डेटा बिकम्स नॉर्मल देन वी अप्लाई पैरामेट्रिक टेस्ट, अदरवाइज नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर डेटा नॉर्मल आया तो आपने जाना है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जब हमारे पास आती है उसको अगेन हमने टू ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट, उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट है। एक है हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट हमारे पास है। हम कुछ टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब अगर डाटा नॉर्मल है तो हमने कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं, अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास 1 सैंपल टी टेस्ट आ जाता है, 2 सैंपल टी टेस्ट आ जाता है, इनोवा आ जाता है। लेकिन इन टेस्ट को अप्लाई करने की सबसे बड़ी एजम्पशन यही है कि डाटा नॉर्मल हो। डाटा जरूर आपका नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज इन टेस्ट से जो रिजल्ट्स आएंगे वो गलत होंगे। ठीक है, तो आपने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, 1 सैंपल
विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ये वन सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसी तरह मैन विटनी यू टेस्ट, ये टू सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक है। इसी तरह हमारे पास क्रुस्कल वैलीज एच टेस्ट आता है, ये इनोवा का नॉन पैरामेट्रिक। नेक्स्ट है आपने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक कैसे करनी है। तो डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हमारे पास टू स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, एक है कलमोगोरेव-स्मिर्नोव टेस्ट और एक है शेपिरो-विल्क टेस्ट। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो शेपिरो-विल्क टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट, इसके लिए आपने हाइपोथेसिस क्या बनाना है। हाइपोथेसिस आपका ये होगा, नल हाइपोथेसिस ये होगा कि डाटा नॉर्मल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो हमारे पास होगा कि डाटा नॉर्मल नहीं है। हमने रिजेक्ट करना है एच नॉट को इफ पी वैल्यू लेस देन 0.05, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लें कि डाटा आपके पास नॉर्मल कब होगा, जब पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आएगी, ठीक है। तब आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है जो कि आपके पास है डाटा इज नॉर्मल। अच्छा, अब एसपीएसएस में नॉर्मेलिटी चेक करने के हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्टेप्स क्या है, ये यहाँ पे आपको आपके लिए स्टेप वाइज मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। हम इसकी ये आप पढ़ सकते हैं और कभी भी आपने ये नॉर्मेलिटी चेक करनी हो तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हम एसपीएसएस में देखते हैं कि हम डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करेंगे। ये हमारा डाटा आ गया हमारे पास। इसमें आप देखें तो ये आपको जो जनरल यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ये ऐसा है कि हमने ओवरऑल सेटिस्फेक्शन फाइंड कैसे की है। तो इसमें हमने सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनियर यूज किया है जो कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनियर है, जिसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इसमें पेशेंट से पूछे जाते हैं और इसमें जनरल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वालिटी टेक्निकल क्वालिटी से रिलेटेड है, पर्सनल मैनर से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि वो जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ कम्युनिकेट करने में इजी होते हैं या नहीं, वो उनको सही से रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, टाइम स्पेंड डॉक्टर से रिलेटेड है। और इसी बेस पर हमने ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर फाइंड किया हुआ है जो कि मिनिमम स्कोर हमारे पास 18 आता है और मैक्सिमम स्कोर हमारे पास 90 आता है। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है और इसके बेस पर ये हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये एक न्यूमेरिकल वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल बन जाता है। तो इसकी हम अगर हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी है, नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम ये कहेंगे कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल का वेरिएबल है, नल हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि ये नॉर्मल है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि ये नॉर्मल नहीं है। ऑप्शन ये है कि आपने मेन्यू से एनालाइज में जाना है, पर क्लिक करना है, एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर। ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो गए। इस ऑप्शन में जो आपको ये थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रिप्टिव है, फिर एक्सप्लोर है, इस एक्सप्लोर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो गया है। यहाँ से आपने अपने वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है जो कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है। इसको आप डिपेंडेंट लिस्ट में के बॉक्स में मूव करेंगे। यहाँ से आपको प्लॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस प्लॉट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। बॉक्स की प्लॉट में ये ऑप्शन फैक्टर लेवल टुगेदर है, इसको आप नन कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव की हमें जरूरत नहीं है, इसको भी आप अनचेक कर दें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, इसको आपने चेक कर देना है, ये जरूरी है क्योंकि यही हमारे पास नॉर्मेलिटी टेस्ट है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने डिस्प्ले में बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ओके पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास नॉर्मेलिटी, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी आ गया, ठीक है। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में देखिए आपके पास ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की नॉर्मेलिटी आ गई है, कलमोगोरेव-स्मिर्नोव टेस्ट का रिजल्ट भी आ रहा है और शेपिरो-विल्क टेस्ट का रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ पे जो आपके मतलब की वैल्यू है, आपने ये और वैल्यूज नहीं देखनी, स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई, ये आपके लिए टीएफ वैल्यूज हो गई, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जो जरूरी है वो सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की वैल्यू आप चेक करें तो ये आपके पास 0.000 आ रही है। हाँ, इस 0.000 की वैल्यू को आप देखें तो ये आपके पास लेस है 0.05 से। और आपने यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन है कि आपने इस वैल्यू को चेक करना है। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देन द डेटा ऑफ द वेरिएबल इज नॉर्मल।
ठीक है। तो डाटा कब नॉर्मल होगा, जब वैल्यू ग्रेटर हो 0.05 से और हमारी वैल्यू लेस आ रही है 0.05 से। इट्स मीन कि आपने रिजेक्ट कर देना है नल हाइपोथेसिस को, हमारा जो ये डाटा है ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अगर डाटा नॉर्मल नहीं है हमने चेक करना था सिर्फ। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमने इस पर कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करना है। ठीक है, तो डाटा की नॉर्मेलिटी हम इस तरीके से चेक करते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? मैम अभी तक वी हैव नो क्वेश्चंस इन द चैट, आप ओके कंटिन्यू करें ओके, मैम। ठीक है। अच्छा, डाटा की नॉर्मेलिटी हमने चेक कर ली, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। डाटा नॉर्मल है या नहीं है, इससे हमारा काम नहीं है। अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। डाटा नॉर्मल नहीं है, वैसे अगर डाटा हमारे पास नॉर्मल नहीं होता तो हमारा पहला काम यही होता है कि हम डाटा को किसी तरीके से नॉर्मल कर दें, क्योंकि नॉर्मल डाटा डाटा हमारे पास स्टैटिस्टिकली आइडियल डाटा होता है। ठीक है, तो डाटा वैसे नॉर्मल होना चाहिए। डाटा नॉर्मल करने के बहुत सारे स्टैटिस्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप सैंपल साइज इंक्रीज कर दें, अगर आपके पास टाइम है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी नहीं है, एथिकल कंस्ट्रेंट भी नहीं है, आप मजीद डाटा कलेक्शन कर लें। और उस जब हमारे पास सैंपल साइज ज्यादा होता जाता है तो डाटा भी नॉर्मल होता जाता है। ठीक है, डाटा नॉर्मल इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। सैंपल साइज ज्यादा होगा, वेरिएबिलिटी कम होगी, डाटा नॉर्मल होता जाएगा। ये भी नहीं है तो फिर हम डाटा को नॉर्मल करने की बनाने की कोशिश करते हैं। इसके हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट मौजूद हैं। हम डाटा को किस तरीके से नॉर्मल बनाते हैं वो एक अलग टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, वो एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ जाती है। और अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर वही बात है कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ चले जाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ नहीं जाते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ कंटीन्यूअस डाटा। अब हमने डाटा की ना कंटिन्यू वो नॉर्मेलिटी चेक कर ली है। ठीक है, हमें पता चल गया हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसकी हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम कंटिन्यूअस डाटा की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें हमारे पास आता है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन आता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें ये बताता है कि हमारे डाटा का एवरेज क्या है। ठीक है, एवरेज वो एक सिंगल वैल्यू होती है जो जो हमारे पास बल्क ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर देती है। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो कि बल्क ऑफ डेटा को कंबाइन करके आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करके देता है, जिससे आपको आपको पूरे डेटा को समझने में हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सिंपल सी ये ले सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई आए और आपके टीचर से पूछे कि आपका रिजल्ट क्या रहा, तो वो कहती है कि मेरे जो स्टूडेंट जो मेरे मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट था वो 80% रहा। ठीक है, ऑन एवरेज 80% रहा। इट्स मीन के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो आउटस्टैंडिंग उनकी पोजीशन रही, ए प्लस ग्रेड उन्होंने लिया, ये उसकी पोजीशन यानी आउटस्टैंडिंग रही। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक जो स्टूडेंट है उसने 80 मार्क्स ही लिए होंगे, हर एक ने 80 मार्क्स नहीं लिए होंगे, किसी ने 80 से कम लिए होंगे, किसी ने 80 से ज्यादा लिए होंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट 80 रहा। इसी तरह ओवरऑल रिजल्ट अगर कोई 50% कहे, इट्स मीन के मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे उनका उनका जो रिजल्ट था वो 50 के अराउंड रहा, किसी का 50 से ज्यादा रहा, किसी का 50 से कम रहा। ठीक है, और इसी तरह मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास आता है इसमें, जो कि हमें बताता है कि डेटा में वेरिएबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है, डिफरेंट मेथड्स हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करने की भी हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज और मेथड है। अगर हमारे पास डाटा नॉर्मल है तो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन के थ्रू फाइंड करनी है, अर्थमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं, और डिस्पर्शन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू फाइंड करनी है। और अगर हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है, जिस तरह अभी हमने डाटा देखा और वो नॉर्मल नहीं था, तो इस सिचुएशन में अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन हमें गलत रिजल्ट देगा। हम मीडियन की तरफ जाते हैं या हम मोड की तरफ जाते हैं, मीडियन और मोड, मीडियन ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू मोड के। और इसी तरह हम जो डिस्पर्शन है डाटा में वो इंटरक्वार्टाइल रेंज के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं कि जब आप अपने रिसर्च का डाटा आपने एनालाइज करना है, अगर नॉर्मल होगा तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू एवरेजेस फाइंड करने हैं, और अगर नॉर्मल नहीं होगा तो मीडियन और मोड और इंटरक्वार्टाइल रेंज की तरफ आपने जाना है।
ठीक है, इसके एसपीएसएस स्टेप यहाँ पे मेंशन है। हम देखते हैं कि इसको एसपीएसएस के थ्रू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेम डेटा सेट को हम लेते हैं, इसी डेटा में हम एनालाइज पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। इससे पहले हमने एनालिसिस की थी, इसलिए हम सबसे पहले रीसेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे ताकि पुरानी कोई एनालिसिस हमारे पास ना हो। इसमें एज देखे तो एज की हमें एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसको हम डिपेंडेंट लिस्ट में मूव कर देंगे। और इसी तरह हम ओवरऑल सेटिस्फाई, वैसे एज का भी आपने नॉर्मेलिटी पहले चेक करनी है, उसके बाद आपने देखना है क्या आप इसका मीन फाइंड करेंगे या मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की तो हमने चेक की थी, उसको हम डिपेंडेंट लिस्ट में मूव कर देंगे। देन हमने स्टैटिस्टिक्स का जो ऑप्शन है, अच्छा यहाँ से हम प्लॉट के ऑप्शन में भी हमें किसी की जरूरत नहीं है और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है। यहाँ से डिस्प्ले में आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक कर लें, बोथ पर क्लिक ना करें क्योंकि आपके पास बहुत सारे फजूल प्लॉट्स बन जाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास एनालिसिस हो गई। एज में देखें तो आपके पास एवरेज एज, मीन एज 46.85 आ रही है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.93। ठीक है, हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइनली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने रिसर्च पे में रिजल्ट के सेक्शन में ये लिखना है कि आपके पेशेंट की एज क्या थी, तो आप ये लिखेंगे द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट या मीन एज ऑफ द पेशेंट इज 46.85 प्लस माइनस 0.935। ठीक है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में हमारे पास मीन सेटिस्फेक्शन 54.809 आ रही विद प्लस माइनस 0.29, लेकिन हमने इसकी नॉर्मेलिटी चेक की थी और हमें पता है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे, हम इसका मीन फाइंड नहीं करेंगे। तो मीडियन सेटिस्फेक्शन हमारे पास 54 आ रही है। ठीक है, और इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास 7 आ रहा है। 54 प्लस माइनस 7, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। मिनिमम सेटिस्फेक्शन स्कोर हमारे पास 41 आ रहा था और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन स्कोर हमारे पास 73 आ रहा था। ये इस ऑप्शन से हमारे पास हमारे डेटा सेट की ओवरऑल हम जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है कंटिन्यूअस वेरिएबल की, वो हमारे पास आ जाती है। ओके, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने पढ़ ली, इसकी नेक्स्ट है हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? अच्छा, one sample t-test is used to test the statistical hypothesis regarding population mean or population average. One sample is taken from the population. ठीक है, हमने क्या किया, जब भी हम एनालिसिस रिसर्च करते हैं तो हम यही करते हैं कि पॉपुलेशन से हमने सैंपल ले लिया। अब पॉपुलेशन से फॉर एग्जांपल हमने वन सैंपल लिया है, हम दो सैंपल की कंपैरिजन नहीं कर रहे, हमारे पास एक सिंगल सैंपल है। ठीक है, द एग्जम्पशन ऑफ दिस टेस्ट इज, हम वन सैंपल टी टेस्ट कब यूज कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब इसको यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्योंकि गलत सिचुएशन में यूज कर लिया तो रिजल्ट्स आपके मिसलीडिंग होंगे। इसलिए जो सबसे बड़ी एजम्पशन है, और एजम्पशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो है कि डेटा इज नॉर्मल। डेटा नॉर्मल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक assumption हमारे पास है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी अननोन, जो कि मोस्टली हमारे पास अननोन ही होता है क्योंकि पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन होता है। सैंपल जरूरी नहीं है कि अननोन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, बहुत आइडियल सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें सेंसस हो चुकी हो और हमारे पास लार्ज स्केल का कोई ऑलरेडी कोई रिसर्च हो चुकी हो, जो कि बहुत लार्ज स्केल की रिसर्च हो चुके, एक सिंपल पर्सन नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी एनजीओज ही करा सकती है। उस सिचुएशन में पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें नोन होता है लेकिन मोस्टली अननोन होता है। सैंपल मस्ट बी टेकन इंडिपेंडेंटली, यानी हमने जो पॉपुलेशन से सैंपल लिया है वो इंडिपेंडेंटली हो, एक सैंपल दूसरे सैंपल पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी एक पेशेंट की सिलेक्शन से दूसरे पेशेंट की सिलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, और डेटा हमारे पास नॉर्मल हो, उस सिचुएशन में हम वन सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने अगर वन सैंपल टी टेस्ट हम यूज किसके लिए करते हैं, वो सिचुएशन तो यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस चेक करना हो पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पॉपुलेशन के लिए करते हैं और चेक हम उस हाइपोथेसिस को सैंपल के बेस पर करते हैं। ठीक है,
क्योंकि पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होता। अगर पॉपुलेशन अवेलेबल हो और इतनी रिसोर्सेज हो तो हम पॉपुलेशन के बेस पर चेक करते हैं। अच्छा, अब टी टेस्ट जब हमने अप्लाई करना है तो हम नल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं? नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा? नल हाइपोथेसिस ये होगा, द मीन ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, द मीन ऑफ द सैंपल इज नॉट इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम्स दैट अ न्यू ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर बाय एन एवरेज ऑफ 10 mmHg. A sample of 20 patients shows an average reduction of 12 mmHg with a standard deviation of 4 mmHg. Test the claim at a 0.05 significance level. ठीक है। ये एग्जांपल आप समझे तो आपको वन सैंपल टी टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि हम हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं। ठीक है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्लेम है कि उन्होंने जो मेडिसिन बनाई है वो बीपी को 10 mmHg से रिड्यूस कर रही है। ठीक है। अब वो उनका क्लेम सही है या सही नहीं है, ये क्लेम तो हमने चेक करना है, तभी हम वो मेडिसिन जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे उनका क्लेम सही है या नहीं है, ये टेस्ट अब पेशेंट पर नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम एक उसको यानी मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं ला सकते कि मेडिकल साइंस में ये हमारे पास एथिक्स होती है कि जो भी मेडिसिन है, जो भी ड्रग है, तो वो सबसे पहले आपने टेस्ट करनी होती है। लेबोरेटरी टेस्ट के बाद हम उसकी ह्यूमन टेस्टिंग भी करते हैं, उसको जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल करने से पहले। तो उस इनके जो क्लेम है उसको चेक करने के लिए हमने 20 पेशेंट ये है, और उन 20 पेशेंट को जब हमने वो मेडिसिन दी, अब हमने यूज की 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए, तो हमें पता चला कि 12 mmHg उनका जो बीपी है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लेम उन्होंने किया था ये क्लेम सही है या नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमने हाइपोथेसिस ये बनाया है कि नल हाइपोथेसिस हमारे उन्हीं का क्लेम हम लेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि सैंपल डेटा में जो रिडक्शन हमारे पास आ रही है वो 10 mmHg है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि 10 mmHg नहीं है। ये तो हमारे पास क्लेम आ गया इनका। अच्छा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी हाइपोथेसिस जब हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप उसको उस पर टेस्ट अप्लाई करना है। तो एसपीएसएस टेस्ट हम इस पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये तमाम जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे जा चुके हैं। हम एक इस तरीके का डेटा ओपन करते हैं जो कि हमारे पास नॉर्मल हो। तो यहाँ मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं वो ओपन करती हूँ। वो एक नॉर्मल डेटा सेट है, आरसीटी का डेटा है। अच्छा, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। अच्छा, ये डाटा किस चीज से रिलेटेड है, वैसे इसका सिनेरियो बता देती हूँ। इसमें हमने पेशेंट की एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और रेजिडेंसी, बीएमआई से और एजुकेशन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ये इस डेटा में हमारे पास स्टडी ग्रुप्स हैं। इसमें हमने ये किया है कि जो एसीएल के पेशेंट है, एसीएल के पेशेंट, उनकी सर्जरी के बाद हमने उन्हें एक एक्सरसाइज रिकमेंड की है। ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि उस एक्सरसाइज से उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा है। वो एक्सरसाइज उन पेशेंट को हमने 6 वीक्स के लिए दी है। ठीक है। यानी पेशेंट की जब एसीएल सर्जरी हुई है, पोस्ट एसीएल हमने उन्हें 6 वीक्स के लिए एक एक्सरसाइज रिकमेंड की है। और अब हम देखना चाहते हैं कि उस एक्सरसाइज से उनका रेंज ऑफ मोशन कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इफेक्ट पड़ा है उस पर। अब यहाँ पे अगर हम वन सैंपल टी टेस्ट के थ्रू हम इसकी वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना चाहें, तो इस डेटा सेट में हम हमारा नल हाइपोथेसिस, स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए हमारा नल हाइपोथेसिस ये होगा कि आफ्टर 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज आफ्टर एसीएल सर्जरी द रेंज ऑफ मोशन ऑन एवरेज इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हमने कहाँ से लिया है, ये हम प्रीवियस लिटरेचर भी देख सकते हैं। प्रीवियस लिटरेचर से फॉर एग्जांपल हमने ये किया है। ठीक है। प्रीवियस लिटरेचर जो कि एसीएल सर्जरी से रिलेटेड है, जिसमें स्पेसिफिक वही एक्सरसाइज रिकमेंड की गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट के लिए भी वो एक्सरसाइज इतनी ही इफेक्टिव है जितनी उन पेशेंट के लिए इफेक्टिव थी या नहीं। ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा ये है कि आफ्टर 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज आफ्टर एसीएल सर्जरी the range of motion on average is not equal to 90 degree.
अब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री भी हम बना सकते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री भी बना सकते हैं, और लेस देन 90 डिग्री भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। अच्छा, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए तरीका ये है, हम वहीं अपना SPSS RCT का डाटा ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हम एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंपेयर मीन का ऑप्शन 5th नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, कंपेयर मीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन वन सैंपल टी टेस्ट का नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन देखना था कि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज, रेंज ऑफ मोशन को कंपेयर करना था किस टेस्ट वैल्यू के साथ, 90 डिग्री के साथ। तो हम टेस्ट वैल्यू 90 ले लेंगे, ये डाटा हमारे पास नॉर्मल है ऑलरेडी, मैंने इसको चेक किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है। ओके, हम प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एनालिसिस आ गई, वन सैंपल टी टेस्ट की आपके पास एनालिसिस आ गई है। यहाँ पे आपके पास ये आप देख लेंगे एंड वाला जो आपके पास ये टेबल नजर आ रहा है, रेंज ऑफ मोशन आफ्टर 6 वीक, टी टेस्ट की वैल्यू, डीएफ की वैल्यू आ रही है, सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास आ रहा है, टेस्ट वैल्यू 90 डिग्री, मीन डिफरेंस आपके पास आ रहा है, लोअर रेंज ऑफ मोशन आ रहा है आपके पास, अपर रेंज ऑफ मोशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास 0.000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस लेवल जो कि टू टेल आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास पी वैल्यू है। इस पी वैल्यू को अब आप कंपेयर करें 0.05 के साथ, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपके पास पी वैल्यू आ रही है वो लेस आ रही है 0.05 से, और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के को जब हम डिफाइन कर रहे थे बिल्कुल स्टार्ट में, हमने ये कहा था कि हम अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू को, इस सिग्निफिकेंस वैल्यू को हम नॉर्मल रूटीन में पी वैल्यू कहते हैं, हम इस पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं 0.05 के साथ, और अगर वो उससे लेस आए तो हम अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू 0.000 आ रही है जो कि लेस है 0.05 से। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अपने ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिटेन कर देंगे। हम ये कहेंगे कि आफ्टर 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज आफ्टर ईच स्किल सर्जरी द रेंज ऑफ मोशन ऑन एवरेज इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ये हमें एवरेज रिजल्ट से भी पता चल सकता है, ये हम देखते हैं, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, या हम आगे मूव करें? जी मैम, आप आगे जाएं इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टू सैंपल टी टेस्ट, जिसको हम इंडिपेंडेंट सैंपल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल, अच्छा, टू सैंपल टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास टू ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल को हम आपस में कंपेयर करते हैं। The independent t-test compare the mean between two unrelated group on the same continuous dependent variable. The SPSS t-test procedure allow the testing of equality of, ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। बस टू सैंपल टी टेस्ट बेसिकली हम यूज किस चीज के लिए करते हैं, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप का मतलब ये है कि जो डाटा है वो हमारे पास पेयर्ड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ही पेशेंट है, एक ही ग्रुप ऑफ पेशेंट है, हम उनकी बेसलाइन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम उन्हें ड्रग देते हैं और ड्रग के बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो ले लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इस सिचुएशन में डाटा हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पेयर्ड हो गया। टू सैंपल टी टेस्ट जो इंडिपेंडेंट सैंपल है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप का डाटा सेट हो, दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो, जिसमें दो जो डिफरेंट रिस्पोंडेंट हो दोनों ग्रुप में, और उनको हमने कंपेयर करना हो। टू सैंपल टी टेस्ट के लिए जो सबसे बड़ी assumption है वो यही है कि डाटा हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस इसमें ये है द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर इक्वल, और अल्टरनेट ये होगा द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर नॉट इक्वल। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल मेंशन है, इस एग्जांपल को आप लोग पढ़ सकते हैं, और मैं आपको जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है SPSS का, उस डाटा के थ्रू आपको इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताती हूँ। यहाँ पे आप देखें तो
डाटा आरसीटी का हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम ये करेंगे, हाँ सॉरी मैं आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस बताती हूँ कि हम इस डाटा सेट के लिए जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके लिए हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस, ये मैंने लिखा हुआ है, इस सिचुएशन में हाइपोथेसिस क्या होगा। नल हाइपोथेसिस हमारा ये होगा, द मीन रेंज ऑफ मोशन बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज सेम आफ्टर 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज। ऐसा है हमारे पास जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो इस चीज से रिलेटेड है कि हमने दो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज लिए, एक को हमने क्लोज चेन एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है और एक को हमने ओपन चेन एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है। जो ग्रुप ए है उसे हम क्लोज चेन की एक्सरसाइज दे रहे हैं, जो ग्रुप बी है उसको हम ओपन चेन की एक्सरसाइज दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने पेशेंट के को एसीएल सर्जरी के बाद ग्रुप ए के पेशेंट को हमने एक टाइप की एक्सरसाइज दे दी है और ग्रुप बी के पेशेंट को दूसरे टाइप की एक्सरसाइज दे दी है, और हम 6 वीक्स के बाद उनका फॉलो अप कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि उन दोनों की रेंज ऑफ मोशन में कितना फर्क आया। हमने डाटा ले लिया है और अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं टी टेस्ट के थ्रू, 2 सैंपल टी टेस्ट के थ्रू, के जो दोनों ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज के जो पेशेंट है उनकी रेंज ऑफ मोशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो यही होगा कि मीन रेंज ऑफ मोशन बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज सेम after 6 week of exercise, और alternate hypothesis होगा the mean range of motion between group A and group B is not same after 6 week of exercise। हम डेटा के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट हो रहा है और कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम सेंटेंस के बजाय इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है म्यू का, जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है। ये म्यू बेसिकली एवरेज को रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी में, यानी ग्रुप ए का जो एवरेज है वो इक्वल है ग्रुप बी के। अल्टरनेट ये होगा कि ग्रुप ए का जो एवरेज है वो नॉट इक्वल है ग्रुप बी के। अब एसपीएसएस के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम यही डाटा सेट ओपन करते हैं, यहाँ पे अगेन हम एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंपेयर मीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, टेस्ट वेरिएबल में हम रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास वैसे पेन इंटेंसिटी है उसको भी चेक कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को भी चेक कर सकते हैं। हम पेन इंटेंसिटी कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल में इसको मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आपको नजर आ रहा है, सॉरी, पेशेंट एनरोल्ड। पेशेंट एनरोल्ड बेसिकली हमारे पास ग्रुप है कि जो पेशेंट है वो कौन से ग्रुप के हैं। ग्रुप 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्रुप 2 के लिए हम 2 इंटर कर देंगे, ठीक है। वही वैल्यू जो कि वहां पे आपने दी हुई है डाटा एंट्री करते हुए, वही वैल्यू आपने यहाँ पे यूज करनी है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपके पास एनालिसिस आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप पेन इंटेंसिटी को देखें, ये तमाम एफ टेस्ट भी यूज हुआ है, टी टेस्ट भी यूज हुआ है। इस टी टेस्ट के सामने जो वैल्यू है सिग्निफिकेंस लेवल की, इसको आपने ले लेना है। तो सिग्निफिकेंस टू टेल यहाँ पे आपके पास 0.054 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है 0.054। अब ये सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है जिसको आपने कंपेयर करना है 0.05 के साथ। हम यहाँ पे सारी कंपैरिजन 0.05 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसपीएसएस हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम अपना वही डाटा सेट ओपन करते हैं, ये आरसीटी का जो डाटा है, और यहाँ पर अब हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए, ठीक है। जब हमारे पास 3 ग्रुप्स होंगे उस सिचुएशन में हम इसकी कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये हाइपोथेसिस, सबसे पहले हमारा मेन काम हाइपोथेसिस जनरेट करना है। तो इन केस ऑफ इनोवा हमारा जो डाटा सेट है जो अवेलेबल है हमारे पास, उसके लिए हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये होगा, द मीन रेंज ऑफ मोशन among group A, B and C is same after 6 week of exercise। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, द मीन रेंज ऑफ मोशन इज डिफरेंट इन एट लीस्ट वन ग्रुप आफ्टर 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में ही डिफरेंट हो, एटलीस्ट एक ग्रुप भी अगर डिफरेंट आ गया तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके एसपीएसएस स्टेप्स हमारे पास कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंपेयर मीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
देन हम जाएंगे वन वे इनोवा की तरफ। वन वे इनोवा में हम रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। रेंज ऑफ मोशन की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके उसको डिपेंडेंट लिस्ट में ले आएंगे, और जो हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है कि पेशेंट इनरोल्ड इन, इसको हम फैक्टर लिस्ट में ले आएंगे, ठीक है। देन हमने ये पोस्ट हॉक का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पोस्ट हॉक के ऑप्शन को, अच्छा ये पोस्ट हॉक का ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हम इसको यहाँ पे एडवांस में ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें दोबारा से इस ऑप्शन की तरफ ना आना पड़े। अच्छा, पोस्ट हॉक टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, पोस्ट हॉक टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इक्वल वेरिएंस एज्यूम के अंडर डिफरेंट टेस्ट आते हैं। आप कोई भी टेस्ट इसमें से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से टकी टेस्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। टकी टेस्ट हमें फिर कंपैरिजन, ग्रुप वाइज कंपैरिजन करके देता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास इनोवा रन होगी। सबसे पहले हमने इनोवा के टेस्ट को देखना है कि इनोवा हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। इनोवा की आप सिग्निफिकेंस वैल्यू, जिसको हम पी वैल्यू कहते हैं, उसका आप टेस्ट देखें तो वो हमारे पास है 0.001। अगेन 0.001 हमारे पास लेस आ रहा है 0.05 से, यानी पी वैल्यू हमारे पास लेस आ रही है 0.05 से। जब भी पी वैल्यू हमारे पास लेस आती है 0.05 से, तो उस सिचुएशन में हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना होता है और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देना होता है। यानी यहाँ पे हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि जो रेंज ऑफ मोशन है बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज बिटवीन ए बी एंड सी इज सेम, यानी सेम नहीं है। जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है इन थ्री ग्रुप्स, या एटलीस्ट वन ग्रुप रिजल्ट डिफरेंट है, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, अब इनोवा ने हमें सिर्फ ये बताया है कि डिफरेंस, तीनों ग्रुप में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमें यहाँ से पी वैल्यू के बेस पर पता चल गया है कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब कौन से ग्रुप में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास तो तीन ग्रुप है, ग्रुप ए बी एंड सी। ए बी में डिफरेंस है, ए सी में डिफरेंस है, बी सी में डिफरेंस है, किस में डिफरेंस है? तो वो चेक करने के लिए हम आते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, जो कि पोस्ट हॉक टेस्ट, ठीक है। अब पोस्ट हॉक टेस्ट में आप देखें तो ग्रुप ए जो कि क्लोज चेयर एक्सरसाइज है, उसको कंपेयर किया गया है ग्रुप बी के साथ, ग्रुप सी के साथ। फिर नेक्स्ट आए ग्रुप बी को कंपेयर किया गया है ए सी के साथ। फिर आप नेक्स्ट आए तो ग्रुप सी को कंपेयर किया गया है ग्रुप ए एंड बी के साथ। आपने इनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सामने आप पी वैल्यू देखें तो आपके पास 0.408 आ रही है, जो कि ग्रेटर है 0.05 से। इट्स मीन के दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। ए और सी की कंपैरिजन करें तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू 0.026, जो कि लेस है 0.05 से। इट्स मीन ए और सी में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इस तरह बी और ए में देखें तो आपके पास पी वैल्यू अगेन ग्रेटर आ रही है 0.05 से। बी और सी में देखें तो फिर आपके पास वैल्यू लेस आ रही है 0.05 से, यानी 0.001 है। इट्स मीन यहाँ पे आपने ए और सी की भी कंपैरिजन की, बी और सी की भी कंपैरिजन की। जब हम सी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है, और जब हम बी और ए की आपस में करते हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। इट्स मीन जो ग्रुप सी है उसके रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट है ए और बी से, ठीक है। यानी रेंज ऑफ मोशन 6 वीक्स के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी में सेम रहा, जबकि ग्रुप सी में रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट था, ठीक है। ग्रुप सी जिसमें हमने कंबाइन एक्सरसाइज की थी, क्लोज चेन और ओपन चेन को कंबाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनोवा के थ्रू हमने 3 ग्रुप्स की कंपैरिजन आपस में कर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्योंकि हमारे पास जितने भी नॉर्मलिटी, नॉर्मल वेरिएबल के बेस्ड पर टी टेस्ट थे, पैरामेट्रिक टेस्ट थे कंपैरिजन के, वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ। एनी क्वेश्चन? मैम नो क्वेश्चंस सो फार, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ये टेस्ट हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा नॉर्मल ना हो, ठीक है। और वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो वन सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक है।
It is a non-parametric test used to compare a single sample median to a hypothesized population median. हमने continuous variable के numerical variable की descriptive analysis जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास डाटा नॉर्मल होता है तो हम मीन फाइंड करते थे अर्थमेटिकली, और जब डाटा हमारे पास नॉर्मल नहीं होता तो उस सिचुएशन में हम मीडियन के थ्रू एवरेज फाइंड। तो जितने भी हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि नॉन नॉर्मल डाटा के लिए यूज होते हैं तो वो मीन पर बेस नहीं करते, वो मीडियन पर बेस करते हैं। इस वजह से जब हमारे पास डाटा नॉर्मल ना हो तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। It is used when data don't meet the assumption of the one sample t-test, particularly normality। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके SPSS जो स्टेप्स है वो लिखे गए हैं कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम नल हाइपोथेसिस क्या देते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या देते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये होगा द मीडियन ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू, और अल्टरनेट सैंपल द मीडियन ऑफ द सैंपल इज नॉट इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। यानी जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो सेम उसी तरह बना रहे हैं जो कि हमने वन सैंपल टी टेस्ट के लिए बनाया था, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां हमने मीन का वर्ड यूज किया था, यहाँ हम मीडियन का वर्ड यूज किया। ठीक है, क्योंकि डाटा नॉर्मल नहीं है। A new example इसके ले सकते हैं, new pain relief medication claim to reduce pain level to a median score of 3 on a pain scale. A sample of 10 patients report pain level हमारे पास क्या आ रहा है, test the claim at a 0.05 level of significance। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, हम अपनी एग्जांपल इसके थ्रू देते हैं जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। डाटा सेट को यहाँ से हम एक दूसरा डाटा ओपन करेंगे। ये डाटा हमारे पास नॉर्मल था तो इस पर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारे पास सर्वे डाटा, इस सर्वे डाटा को हम ओपन करते हैं। ये डाटा हमारे पास नॉन नॉर्मल है तो इस पर हम ये तमाम टेस्ट ओपन करेंगे। SPSS हमारे पास ओपन हो जाए तो एनालिसिस करते हैं। ओके, ये डाटा हमारे पास ये ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वे है, उससे रिलेटेड डाटा है। जनरल पॉपुलेशन से उनका हमने लाइफ सेटिस्फेक्शन पूछा है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। जनरल पॉपुलेशन मींस कि हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं किया, यानी पेशेंट को टारगेट नहीं किया, स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं किया, जनरल पॉपुलेशन से लिया है डाटा। इसमें क्वेश्चन हमने जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन यानी आपके बच्चे हैं या नहीं है, एजुकेशन लेवल उनका क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है यानी वर्क प्लेस है, चिल्ड्रन है, मैरिटल लाइफ है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन उनकी क्या है, ये इसके लिए क्वेश्चनएयर यूज किया गया है और इस क्वेश्चनएयर का टोटल स्कोर हमारे पास 30 है। और यहाँ पे हमने एज कैटेगरीज बनाई हुई है और एज कैटेगरीज हमारे पास ग्रुप A, B एंड C है। ग्रुप A में हमारे पास एडल्ट्स आ रहे हैं 18 to 29 इयर्स, ग्रुप B में हमारे पास मिडिल एज के पर्सन आ रहे हैं 30 to 44 इयर्स, और ग्रुप C में हमारे पास जो ओल्डर एज है उसको टारगेट किया गया है 45 इयर्स। और ये हमारे पास यानी जनरल पॉपुलेशन से उनका सेटिस्फेक्शन, टोटल लाइफ से वो कितने सेटिस्फाइड है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस हमारा है, ये हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमारे डाटा से रिलेटेड है। ठीक है, हाइपोथेसिस हमने ये बनाया है, नल हाइपोथेसिस ये है, द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग जनरल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 22। ठीक है, अब ये 22 वैल्यू हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिटरेचर से लिया है। ठीक है, हम ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि हमने जो पॉपुलेशन से डाटा लिया है, जो सैंपल हमने लिया है, उस सैंपल से जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनमें जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो ऑलमोस्ट 22 है। हम प्रीवियस सर्वे के साथ अपने सर्वे के रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग जनरल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अदर देन 22, यानी 22 नहीं है, नॉट इक्वल टू 22, ग्रेटर देन 22, लेस देन 22 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखें तो H0 M इक्वल टू 22, M नॉट इक्वल टू 22।
जो क्वेश्चन हमने यूज किया है उसमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन 30 है, फिर हमारे पास 25 अबव हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है, 20 टू 22 हमारे पास 20 टू 24 हमारे पास मॉडरेट सेटिस्फेक्शन है, और बिलो 20 हमारे पास नॉन सेटिस्फाइड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। डाटा हमारे पास नॉन नॉर्मल है, हम चेक कर लेते हैं। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक्सप्लोर, यहाँ से हम टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट लिस्ट में हम इसको मूव करेंगे, प्लॉट में हम जाएंगे, यहाँ से इसको अनचेक करेंगे, नन करेंगे, नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट कंटिन्यूस, ओके, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी डाटा की चेक हो जाएगी। डाटा की नॉर्मेलिटी आप देखें तो सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास 0.000 आ रही है, इट्स मीन डाटा हमारे पास नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यानी पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ रहा है। अब हम एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, विल्कॉक्सन साइन वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हमने यूज करना है। एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक पर क्लिक करेंगे, वन सैंपल पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आपने सेटिंग पर क्लिक करना है, चूज टेस्ट पर क्लिक करना है, चूज टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कस्टमाइज टेस्ट पे क्लिक करना है, कस्टमाइज टेस्ट पे क्लिक करने के बाद कंपेयर मीडियन टू हाइपोथाइज्ड विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, हाइपोथाइज्ड वैल्यू आपने क्या ली हुई है 22 ली हुई है, और इसको हम रन करेंगे। ये तमाम स्टेप्स आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं मैंने स्लाइड्स में। अच्छा, यहाँ पे आप देखें द मीडियन ऑफ टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 22, वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इस पर यूज हुआ है। सिग्निफिकेंस वैल्यू आप देखें तो हमारे पास है 0.119 आ रही है, जो कि ग्रेटर आ रही है 0.05 से। तो इस सिचुएशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और डिसीजन में आप देखें तो आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है रिटेन द नल हाइपोथेसिस, आपने नल हाइपोथेसिस को रखना है, रिजेक्ट नहीं करना है। इट्स मीन आपका नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस आपका ये है कि द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग जनरल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 22, यानी जो जनरल जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जनरल पॉपुलेशन का वो 22 है, यानी मॉडरेट सेटिस्फेक्शन लेवल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे पास डाटा नॉन नॉर्मल हो तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, जो कि है हमारे पास वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, जो कि हमें ज्यादा बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैन विटनी यू टेस्ट। अब मैन विटनी यू टेस्ट हम कब यूज करते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, टू सैंपल टी टेस्ट का, टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। यानी जब हमने दो पॉपुलेशन मीडियन को कंपेयर करना हो, दो सैंपल को कंपेयर करना हो आपस में, और डाटा हमारे पास नॉर्मल ना हो, तो उस सिचुएशन में हम मैन विटनी यू टेस्ट यूज करते हैं। द मैन विटनी यू टेस्ट आल्सो नोन एज विल्कॉक्सन साइन रैंक सम टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर difference between two independent group. It assess whether the distribution of the two group are different. यहाँ पे इसके आपके पास SPSS steps लिखे गए हैं। नल हाइपोथेसिस इस सिचुएशन में हम ये लेते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ग्रुप आर सेम, यानी द मीडियन ऑफ टू ग्रुप आर सेम, और अल्टरनेट ये लेते हैं कि बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, ऑन मीडियन बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, यानी दोनों ग्रुप्स की रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, इस एग्जांपल को आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास जो डाटा है उस डाटा के थ्रू हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, और हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा। सबसे पहले यानी डाटा एनालिसिस से पहले डाटा हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मैन विटनी यू टेस्ट का हाइपोथेसिस हम ये बनाएंगे टू कंपेयर टू सैंपल। इसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये होगा द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन इन बोथ ग्रुप, ग्रुप ए मेल, ग्रुप बी फीमेल इज सेम। यहाँ पे हमने दो ग्रुप्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल की। अब हम देख रहे हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट आ रही है या सेम आ रही है। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन इन बोथ ग्रुप, ग्रुप ए एंड बी इज डिफरेंट, और हम इसको स्टैटिस्टिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डाटा सेट हम वही डाटा सेट ओपन करते हैं,
सेम डाटा है हमारे पास। एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये तमाम ऑप्शन लिखे जा चुके हैं आप लोगों के लिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लेंगे लेगेसी डायलॉग पर क्लिक करेंगे। लेगेसी डायलॉग में आने के बाद आपको 2 इंडिपेंडेंट सैंपल नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से हम टेस्ट वेरिएबल में सेटिस्फेक्शन, टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में ले जाएंगे। और ग्रुपिंग में हम जेंडर के बेसिस पर ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, यहाँ ले जाएंगे। डिफाइन ग्रुप्स में हम ग्रुप 1 को हम के लिए 1 चूज कर लेंगे, 2 के लिए 2, ठीक है। ये वैसे ये सिर्फ एसपीएसएस को बताने के लिए है, ठीक है। आपने वही 1 2 चूज करने हैं जो कि वहां पे आपने किए हुए। यहाँ पर हमने जेंडर में 1 से मेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, 2 से फीमेल को, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। टेस्ट टाइप में मैन विटनी हु टेस्ट चेक्ड हो, ये आपने देखना है कि ये चेक्ड होना चाहिए। ओके, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप सिग्निफिकेंस वैल्यू देखें तो वो आपके पास आ रही है 0.022, जो कि लेस है 0.05 से। इट्स मीन कि दोनों जेंडर में जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी या मेल एंड फीमेल में जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। यानी इस सिचुएशन में अगेन हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया है कि ग्रुप ए यानी मेल एंड फीमेल में लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ऑन एवरेज मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट अमंग ग्रुप ए एंड ओके। अपने नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट की तरफ जो है कंपेयर मीन का लास्ट टेस्ट है हमारे पास, उसकी तरफ जाते हैं, जो है हमारे पास क्रूस्कल वैली टेस्ट। क्रूस्कल वैली एच टेस्ट होता है हमारे पास। दिस इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। ये इनोवा का हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जब हमारे पास हमारा वेरिएबल नॉन नॉर्मल हो और मोर देन 2 ग्रुप्स हो, यानी 3 4 5 6 जितने भी ग्रुप हैं उनको हमने आपस में कंपेयर करना हो तो हम क्रूस्कल वैली एच टेस्ट का यूज करते हैं। ये इसके एसपीएसएस स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हुए हैं और यहाँ पे इसका नल हाइपोथेसिस हम ये बनाते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ग्रुप आर द सेम। अल्टरनेट ये बनाते हैं कि एटलीस्ट वन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, या ऑन मीडियन वन ग्रुप एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट। और नल ये होता है कि ऑन मीडियन आर ऑल ग्रुप्स आर सेम। हम अपने डेटा सेट में देखते हैं, अपने डेटा सेट से रिलेटेड हमारा हाइपोथेसिस क्या है। क्रूस्कल वैली टेस्ट का हाइपोथेसिस हम ये बनाएंगे इस डेटा सेट से रिलेटेड। नल हाइपोथेसिस ये होगा द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए age between 18 to 29 years, group B age between 30 to 44 years, group C age above 45 years is same। और alternate hypothesis ये होगा the median life satisfaction among all at least one group is different। इसको हम रन कैसे करते हैं, डेटा ओपन करते हैं। ओके, ऑप्शन में हम एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर आएंगे, लेगेसी डायलॉग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये 6 नंबर का ऑप्शन है के इंडिपेंडेंट सैंपल, इस पर आपने क्लिक करना है। के इंडिपेंडेंट सैंपल पर क्लिक करने के बाद टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन को आप टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में मूव कर देंगे और यहाँ से आपके पास आ रहा है एज डिवीजन। एज डिवीजन को जिसमें हमने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इसको हम एज कैटेगरीज ग्रुपिंग वेरिएबल में मूव कर देंगे। डिफाइंड रेंज पे मिनिमम रेंज हमारे पास 1 थी, हमने ऑप्शन 1 से इसको जो मिनिमम एज मीन जो हमारे पास 18 टू 29 इयर्स के जो रिस्पोंडेंट थे उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था, ग्रुप ए जो था हमारा। और मैक्सिमम हमने 3 ग्रुप्स लिए हैं। कंटिन्यू, यहाँ से आपने टेस्ट टाइप में क्रूस्कल वैलीज एच टेस्ट का जो ऑप्शन है वो चेक होना चाहिए। ओके पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये टेस्ट आ गया क्रूस्कल वैलीज टेस्ट। और यहाँ से आप एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस देख लें तो वो आपके पास 0.274 आ रही है, ठीक है, जो कि आपके पास ग्रेटर है पी वैल्यू। याद रखेंगे जितने भी एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंस ये पी वैल्यू होती है, ठीक है। तो पी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0.274 आ रही है, इसको आपने कंपेयर करना है 0.05 के साथ।
अगर ये लेस आएगी तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अगर ये ग्रेटर आएगी तो नल हाइपोथेसिस को रिटेन करना है, अल्टरनेट को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर देंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे कि द मीडियन लाइफ, हमारी जो कंक्लूजन होगी वो ये होगी, द मीडियन लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग थ्री ग्रुप ए एज बिटवीन 18 to 29, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इज सेम, यानी कोई खास डिफरेंस नहीं है इनके सेटिस्फेक्शन लेवल में, यानी एज के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे पास तकरीबन सेम वैल्यू है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी मैम, एक क्वेश्चन आया है, अगर आप अपना प्रेजेंटेशन पूरा करें उसके बाद हम पूछ सकते हैं, अगर आपके कुछ स्लाइड्स रहते हो। जी अभी स्लाइड्स में बस कुछ जी दो टेस्ट हमारे और हैं। ठीक है, ठीक है, बस आप वो करें तो उसके बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। हम्म, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट। आप जितनी भी रिसर्च पेपर खोल के देख ले, काई स्क्वायर टेस्ट टोटल रिजल्ट फाइन। काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है क्योंकि डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इसको डाटा की नॉर्मेलिटी से फर्क नहीं पड़ता। काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास एक तो बहुत अच्छा टेस्ट इसलिए है कि ये हमें कंपैरिजन करके दे देता है टू डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। हम दो डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल की आपस में कंपैरिजन करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। It is a non-parametric statistical test used to determine if there is a significant association between two categorical variable or independent of each other, ठीक है। इसमें हम हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि टू ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम ये बनाते हैं कि there is some association exist between two categorical variable। अब वो दो categorical variable कुछ भी हो सकता है, एज और एजुकेशन लेवल भी हो सकता है, और इसी तरह एज और सेटिस्फेक्शन लेवल भी हो सकता है, जेंडर और सेटिस्फेक्शन लेवल भी हो सकता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के इन बिटवीन एसोसिएशन फाइंड करता है। नल हाइपोथेसिस हमारा ये है कि एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा एक बात आप याद रखें, हमारे पास दो वर्ड्स यूज होते हैं, एसोसिएशन और रिलेशन, या हम कहते हैं एसोसिएशन और कोरिलेशन। अच्छा जब भी हम कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज में, तो रिलेशन के बजाय एसोसिएशन का वर्ड ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिकल वेरिएबल की बात करते हैं तो फिर हम उसको कोरिलेशन, रिलेशन ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके एसपीएसएस स्टेप्स लिखे गए हैं, हम देखते हैं कि एसपीएसएस के थ्रू हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम अपना वही डाटा सेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम जेंडर में और एजुकेशन लेवल पे एसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम ये बनाएंगे कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन लेवल, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन एज एंड एजुकेशन लेवल। अच्छा ऑप्शन इसका ये है कि एनालाइज पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करेंगे, क्रॉस टैब पर क्लिक करेंगे, हम जेंडर को रोज में ले जाएंगे और एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन कंप्लीटेड को हम ले जाते हैं कॉलम में। स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आप काई स्क्वायर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप सेल्स में जा सकते हैं और इसकी परसेंटेजेस भी फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं देन आपने ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपके पास एक तो क्रॉस टैब आ गया है जेंडर और एजुकेशन लेवल का, और दूसरा आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपने पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू देनी है, लाइक्लीहुड रेशियो भी आ रहा है, डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो काम की चीज है वो पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट के बिल्कुल सामने आप एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस यानी पी वैल्यू देखें तो आपके पास 0.016 आ रही है, ठीक है, जो कि लेस है 0.05 से। इट्स मीन देयर इज some kind of association exists between gender and education level, ठीक है। अब कितनी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है। स्ट्रेंथ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलती है, वो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते।
ये हमारे पास है chi-square टेस्ट। अच्छा नेक्स्ट है, जब हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हो तो कैटेगोरिकल वेरिएबल, टू कैटेगोरिकल वेरिएबल में एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हम chi-square टेस्ट यूज करते हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन। chi-square एंड कोरिलेशन तकरीबन सेम कांसेप्ट है दोनों के। टाइप ऑफ वेरिएबल, chi-square टेस्ट आप तब यूज करते हैं जब दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में एसोसिएशन फाइंड करें, ठीक है। कोरिलेशन हम तब यूज करते हैं जब दो न्यूमेरिकल वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करना हो। कोरिलेशन की एक अच्छी बात यह है कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन भी बताती है कि जो दोनों वेरिएबल है दोनों में रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस टाइप की कोरिलेशन। इसको पढ़ते हैं। It is a bivariate measure of association of the relation between two quantitative variable. Most often used one is called Pearson correlation. जिस तरह वो हमारे पास Pearson chi-square था, ये हमारे पास Pearson correlation है। It varies from -1 to 1 perfect linear relation, ठीक है। अगर -1 to 1, अगर वैल्यू चाहे -1 आए या 1 आए, इट्स मीन परफेक्ट रिलेशन है आपके पास। और अगर इसके इन बिटवीन आए तो हम परफेक्ट रिलेशन नहीं कहते, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं वैल्यू आपको बताती हूँ। अच्छा इसके साइन को आप देखिए, अगर आपके पास साइन कोरिलेशन की वैल्यू का साइन नेगेटिव है, इट्स मीन नेगेटिव कोरिलेशन है। एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अगर आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट्स मीन आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जैसे एज के इंक्रीज होने से सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है, एज के डिक्रीज होने से सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इसको शो करता है। अच्छा अगर वैल्यू +1 -1 है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा अगर वैल्यू आपके पास 0.95 है, 0.75 है या 0 है, 0 मींस नो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। अगर ये वैल्यू आपके पास 0.75 या इससे ग्रेटर है, इट्स मीन स्ट्रांग कोरिलेशन है, परफेक्ट नहीं है, स्ट्रांग है। और अगर 0.75 से कम है तो हम इसको वीक कहते हैं। अगर 0.5 है तो 50% कोरिलेशन हम कह सकते हैं, और अगर 0.5 से भी लेस है तो वो बहुत ज्यादा कोरिलेशन हमारे पास आती है, हम मोस्टली उसको कंसीडर नहीं। इसके एनालिसिस के स्टेप यहाँ पे लिखे गए हैं। हम एसपीएसएस के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप एसपीएसएस डेटा ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एज में दो न्यूमेरिकल वेरिएबल में हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो हम एज को ले लेते हैं और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन को लेते हैं। वैसे बेस्ट क्या होना चाहिए कि वेरिएबल हमारे पास नॉर्मल हो। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम उसको चेक कर लेते हैं। आप प्रोसीजर देखते हैं, एनालाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास आ रहा है कोरिलेट का ऑप्शन, देन हम बाइवेरिएट सेलेक्ट करेंगे। हम ले रहे हैं एज में, एज को हम मूव कर देंगे, और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन इसको हम मूव कर देंगे। ऑप्शन किसी को भी अपने सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर पियर्सन ऑप्शन जो है ये आपने देखना है कि एक चेक्ड हो, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एज और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन में कोरिलेशन आ गई। देखिए एज और एज की कोरिलेशन हो तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट परफेक्ट कोरिलेशन होगी, दोनों सेम वेरिएबल है। आप एज के और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन की कोरिलेशन देखें तो वो 0.059 आ रही है, इट्स मीन की वीक है। यानी एज का और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन का बहुत ज्यादा अच्छा कोरिलेशन आपस में नहीं है। एक के इंक्रीज होने से दूसरे के इंक्रीज या डिक्रीज पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 0.75 से ग्रेटर होती या 0.75 होती तो हम कहते कि ये कोरिलेशन हमारे पास स्ट्रांग कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देखें तो 0.059 है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो सिचुएशन में हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल में कोरिलेशन हमारे पास स्ट्रांग नहीं है, वीक कोरिलेशन, ये बहुत वीक कोरिलेशन। ओके चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब आप बता दें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन। जी, thank you so much, ma'am, for the wonderful presentation.